इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि तुम कैसे किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा इजीली निकाल सकते हो। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़, लेक्चर के बीच बीच में मैं तुम लोग को कुछ ट्रिक्स एंड रूल्स बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए लेक्चर को आखिरी तक देखना। ओके, शुरू करते हैं। ये हमारा पहला एल्गोरिदम है, और ये किसका एल्गोरिदम है? अगर तुम्हें दो नंबर्स को स्वैप करना है तो ये उसका एल्गोरिदम है। और एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना, इसका मतलब क्या होता है? हमें बस ये देखना होता है बेसिकली कि कौन सा स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है। सिंपल एज दैट। अब हम करना चालू कर देते हैं। देखो, सबसे पहले ये हमारा फंक्शन है स्वैपिंग। अब क्योंकि ये फंक्शन है इसलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम भाव नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये हमारा स्टेटमेंट है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना मतलब कौन सा स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है वो देखना। तो अभी ये जो स्टेटमेंट है ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, या ये कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है? ये एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, राइट? इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे 1 यूनिट ऑफ टाइम। ओके, देन ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, राइट? इसीलिए हम यहां पे भी लिखेंगे 1 यूनिट ऑफ टाइम। ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? ये भी एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, राइट? इसीलिए हम यहां पे अगेन लिखेंगे 1 यूनिट ऑफ टाइम। एल्गोरिदम खत्म, टोटल करो। टोटल कितना है? 3 यूनिट्स ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है? लाइक ये हमारा आंसर है, बट इसको हम एक प्रॉपर भाषा में कैसे लिखेंगे? जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हम फंक्शन के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यहां पे हम लिखेंगे f ऑफ n, राइट? f, ये सॉरी फॉर दैट, माय बैड, f ऑफ n इज इक्वल टू। अब यहां पे एक छोटी सी चीज तुम्हें समझने की जरूरत है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज असिम्प्टोटिक नोटेशंस। अब असिम्प्टोटिक नोटेशंस एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, बट अभी तुम लोग को जो चीज़ समझने की जरूरत है वो ये है कि असिम्प्टोटिक नोटेशंस के मदद से, असिम्प्टोटिक नोटेशंस में आने वाले लेक्चर्स में सिखाने वाला हूँ। अभी तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि इस असिम्प्टोटिक नोटेशन के मदद से तुम्हें 3 नोटेशंस मिलते हैं। फर्स्ट इज बिगो, जो तुम्हें अपर बाउंड देता है, मतलब बेसिकली ये बताता है कि एक एल्गोरिदम मैक्सिमम कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। सेकेंड इज ओमेगा नोटेशन, वो तुम्हें लोअर बाउंड देता है, मतलब बेसिकली ये बताता है कि एक एल्गोरिदम मिनिमम कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। एंड थर्ड इज थीटा नोटेशन, जो तुम्हें बताता है कि एक एल्गोरिदम एवरेज कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टाइम पे हम ये देखते हैं कि एक एल्गोरिदम मैक्सिमम कितना टाइम लेगा, मतलब बेसिकली बिगो देखते हैं, ठीक है? और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ n इज इक्वल टू बिगो ऑफ 3, ठीक है? अब एक रूल, अब यहां पे मैं तुम लोग को एक रूल बताने वाला हूं, और वो रूल ये है कि जब तुम ऐसे नॉन चेंजिंग फैक्टर को यहां पे देखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3, 9, 4, 10, 50, 90, 100, 110, जब भी ऐसा कोई कांस्टेंट यहां पे होता है तब तुम उसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, ठीक है? तुम्हारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बिग ऑफ 3, या इसको तुम ऑर्डर ऑफ 3 भी कह सकते हो। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बिग ऑफ 1, इसको तुम ऑर्डर ऑफ 1 भी कह सकते हो। और ये इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है। दिस इज अ पीस ऑफ कोड जिसका हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, मतलब बेसिकली हमें ये चेक करना है कि स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? अब यहां पे तुम्हें एक रूल बता रहा हूं जो कि अगला रूल है, एंड द रूल इज, पहला वाला रूल क्या था? पहला वाला रूल ये था कि अगर कोई कांस्टेंट तुम्हें मिल रहा है तो उसको तुम डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, एनी आंसर इज ओके, ठीक है? अब ये अगला रूल है, एंड द रूल इज, जब भी तुम कंडीशन को एनकाउंटर करते हो तब उस कंडीशन को तुम्हें भाव नहीं देना होता। कंडीशन का मतलब क्या होता है? फॉर, इफ एल्स, डू व्हाइल, वेयर स्टफ लाइक दैट। तो अभी यहाँ पे ये फॉर है तो इसको हम भाव नहीं देंगे, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नो भाव। एग्जाम में ये सब मत लिखना, नोट्स रेफर करो, ठीक है? अब ये जो रूल मैंने तुम लोग को बताया है, इस रूल का एक सब रूल है, या यू कैन से इस रूल के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि कंडीशन को भाव मत दो, बट कंडीशन जो तुम्हें कह रहा है या कहना चाह रहा है उसको भाव दो। मतलब
कंडीशन को हमने भाव नहीं दी, बट ये कंडीशन तुम्हें क्या कह रहा है वो हमें समझना पड़ेगा, ताकि हम ये समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये हमें क्या कह रहा है, इस कंडीशन के मदद से स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल n का जो वैल्यू है वो 3 है, मान लेते हैं। ओके, तो अभी फॉर i इज इक्वल टू 1 ये पॉइंटर अंदर जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, राइट। देन i का वैल्यू बढ़ेगा, i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, अगेन पॉइंटर अंदर जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन i का वैल्यू अगेन बढ़ेगा, फिर जो पॉइंटर है वो अगेन अंदर जाएगा और स्टेटमेंट अगेन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, देन i का वैल्यू 4 हो जाएगा। नाउ इन दिस केस पॉइंटर अंदर नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा ना, तो पॉइंटर अंदर नहीं जाएगा, तो जो पॉइंटर है वो बाहर ही रुक जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो कितने बार एग्जीक्यूट हुआ, 3 बार, राइट। अब मान लेते हैं कि n का वैल्यू है 5। ओके, अब अगर n का वैल्यू 5 है तो 3 बार तो एग्जीक्यूट होगा, चौथे बार भी एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन राइट है। उसके बाद i का वैल्यू अगेन बढ़ेगा, 5 हो जाएगा, राइट। अब पॉइंटर अंदर जाएगा क्योंकि कंडीशन राइट है और स्टेटमेंट अगेन एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन i का वैल्यू बढ़ेगा, 6 हो जाएगा, बट पॉइंटर अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि कंडीशन ही रॉन्ग है। तो अभी यहाँ पे स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हुआ, 5 बार। ओके, तो इन दिस केस क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो चीज यहां पे है उतने बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो यहां पे क्या था, यहां पे n था, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, सॉरी फॉर दिस, n यूनिट्स ऑफ टाइम। तो बेसिकली हमारा स्टेटमेंट n यूनिट्स ऑफ टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ n, या ऑर्डर ऑफ n भी तुम लिख सकते हो। और ये है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये हमारा अगला पीस ऑफ कोड है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। अगेन यहाँ पे फॉर है, कंडीशन भाव नहीं देने का, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नो भाव। अगेन यहाँ पे भी फॉर है, भाव नहीं देना है, नो भाव। ठीक है, बट ये कहना क्या चाह रहा है, उसको भाव देना है। ठीक है, तो अभी ये कहना क्या चाह रहा है, देखो ये और ये सेम है, सेम शिट, राइट। तो अभी यहाँ पे ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा, n नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे n यूनिट्स ऑफ टाइम, राइट। सेम है, देख लो। ठीक है, इसलिए हमने यहां पे लिखा n यूनिट्स ऑफ टाइम। देन हो गया इसका, राइट। उसके बाद क्या है, ये फॉर, ये क्या कहना चाह रहा है, ये और ये अगेन सेम ही है, तो ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा, अगेन n यूनिट्स ऑफ टाइम, n यूनिट्स ऑफ टाइम। अब तुम्हारे मन में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा, रिलैक्स, ये दोनों ना अलग अलग है। ये फॉर लूप है, इसके अंदर का ये स्टेटमेंट है, खत्म। ये फॉर लूप है, इसके अंदर का ये स्टेटमेंट है, ऐसा है। ठीक है, तो n यूनिट्स ऑफ टाइम, n यूनिट्स ऑफ टाइम। देन व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, f ऑफ n इज इक्वल टू, देखो यहां पे हमने कैसे किया था वैसे हम यहां पे करेंगे, 2n सिंपल ऑफ द, ओ गॉड सॉरी फॉर दैट, वेट अ सेकेंड, 2n डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, n बिग ऑफ। ठीक है, अब इसको हम बिग ऑफ n भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऑर्डर ऑफ n भी कह सकते हैं। और ये मैंने क्यों किया, या ये मैंने कैसे किया, थर्ड रूल। एंड द थर्ड रूल इज, जो हमारा कोएफिशिएंट होता है उसको हम भाव नहीं देते, हम भाव डिग्री को देते हैं। कोएफिशिएंट क्या है, 2 को भाव नहीं देने का, उसको निकाल डालने का। बट डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, n के ऊपर डिग्री 1, तो इसलिए डिग्री को भाव देंगे, n को भाव देंगे। और ऐसा क्यों, इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं तुम लोग को। लेट्स से फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 100n एंड b इज इक्वल टू n रेज टू 4। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल n का वैल्यू 2 है, तो a वुड बी 200 एंड b would be 16, राइट। अब
A is greater than B, right? Let's say for example n की वैल्यू है 3, तो in that case A would be 300 and B would be 54, right? Now also in this case A would be greater than B. Let's say for example n is equal to 4. Now in this case A would be 400 and B would be 256. Now also in this case A would be greater than B. Let's say for example n is equal to 5. Now in this case A would be 500 and B would be 625. Now in this case B is greater than A. ओके और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे B would be greater than A always, ठीक है, और वो बढ़ता जाएगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिग्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट डजंट मैटर, ठीक है। तो इसीलिए हम कोएफिशिएंट को निकाल देते हैं और डिग्री को हमेशा काउंट करते हैं, राइट? इसीलिए यहां पे 2n के जगह पे मैंने यहां पे बस n लिखा. ओके अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन? यहां पे देयर इज अ फॉर लूप स्टेटमेंट, खत्म. फॉर लूप स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन क्या है? फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है और उसके अंदर स्टेटमेंट है. देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम चालू कर देते हैं. एनीवे व्हाटएवर, चलो आगे बढ़ते हैं. देखो अभी यहां पे ये हमारा फॉर है तो इग्नोर करने का है, नो भाव, ठीक है. ये अगेन हमारा फॉर है, इग्नोर करने का, नो भाव, ठीक है. अब हमें ये समझना है कि ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है. देखो अभी फॉर i इज इक्वल टू 1 है, i की वैल्यू फिलहाल 1 है. नाउ फॉर i इज इक्वल टू 1 पॉइंटर अंदर जाएगा. नाउ फॉर i इज इक्वल टू 1 ये जो स्टेटमेंट है ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? ये n नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, राइट? ठीक है. तो फॉर i इज इक्वल टू 1 द स्टेटमेंट वुड एग्जीक्यूट n नंबर ऑफ टाइम्स. ओके देन i का वैल्यू बढ़ेगा. अब i इज इक्वल टू 2. नाउ फॉर i इज इक्वल टू 2 पॉइंटर अंदर जाएगा एंड स्टेटमेंट अगेन कितने बार एग्जीक्यूट होगा? स्टेटमेंट n नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगा. फॉर i इज इक्वल टू 2 स्टेटमेंट वुड एग्जीक्यूट फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स. अब i का वैल्यू बढ़ेगा, अभी i का वैल्यू 3 हो जाएगा. नाउ फॉर i इज इक्वल टू 3 ऑल्सो हाउ मेनी टाइम द स्टेटमेंट वुड एग्जीक्यूट? स्टेटमेंट वुड एग्जीक्यूट n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है. तो अभी i का वैल्यू कब तक बढ़ेगा? ये बढ़ता ही जाएगा, बट कब तक? n तक, राइट? तो ये बढ़ता ही जाएगा कब तक? n तक. अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि n के लिए भी जो हमारा स्टेटमेंट है वो n नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं? हाँ कह सकता हूं, ठीक है. तो दिस मीन्स फॉर n our statement is executing n number of times and that is the reason why the answer is n into n square, ठीक है. तो big of n square, this is the answer and the time complexity would be, कहाँ पे लिखो? The time complexity would be f of n is equal to omega n square, ठीक है, या order of n square. This is the time complexity. अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है. अब यहाँ पे भी हमें ये समझने की जरूरत है कि स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? सबसे पहले फॉर है तो यहाँ पे इसको भाव नहीं देने का, नो भाव, राइट? अब ये कहना क्या चाह रहा है? उसको तो भाव देना पड़ेगा ना. तो अब ये कहना क्या चाह रहा है? स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा? क्या सबसे पहले i का वैल्यू n है, राइट? पॉइंटर अंदर गया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया. उसके बाद i का वैल्यू बढ़ेगा. अब i का वैल्यू क्या है? अब i का वैल्यू n अपॉन 2 होगा,
ठीक है, अब पॉइंटर अंदर जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन अभी आगे अगेन i का वैल्यू बढ़ेगा। अब i का वैल्यू क्या होगा, i वुड बी n/2 स्क्वायर। देन पॉइंटर अंदर जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब i का वैल्यू फिर से बढ़ेगा। अब i का वैल्यू क्या होगा, अब i का वैल्यू वुड बी n/2 क्यूब। पॉइंटर अंदर जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अब ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा n/2 k टाइम्स चलेगा। 1 2 3 4 कब तक, k तक, राइट। अब ये सब तो ठीक है, हमने i का वैल्यू तो निकाल लिया, बट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना कब रुकेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना तब रुकेगा जब i वुड बी लेस देन 1। i वुड बी लेस देन 1, जब ये सिचुएशन आएगा तब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना रुकेगा। ठीक है, तो अभी i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू हमने क्या निकाला था, n/2 k, राइट। n/2 k इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन हम इन दोनों को इक्वल बना देते हैं, n/2 k इक्वल्स टू 1। अब n इक्वल्स टू 2 k, राइट। एंड इसका मतलब ये है कि k इक्वल्स टू log n टू द बेस 2। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पीस ऑफ कोड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज f of n is equal to big O log n to the base 2 या ऑर्डर ऑफ log n to the base 2। अब आगे बढ़ते हैं, यह हमारा अगला प्रॉब्लम है, चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। अब इसके अंदर पहले ये तो फंक्शन है, इसका हम कुछ नहीं करते, ये हमने पहले ही प्रॉब्लम में पढ़ा था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इफ है, कंडीशन है, कंडीशन को भाव नहीं देते, ये मैंने तुम लोग को बोला था, नो भाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एक स्टेटमेंट है, ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद ये एल्स है, ये अगेन कंडीशन का पार्ट है, इसीलिए नो भाव, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक स्टेटमेंट है, ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 1 यूनिट ऑफ टाइम और खत्म, राइट। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी f of n इज इक्वल टू big O of 1 या ऑर्डर ऑफ 1। अब तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि 1 + 1 2 और फिर उस 2 का 1 हुआ, क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले प्रॉब्लम में बोला था कि अगर कोई भी लाइक नॉन चेंजिंग फैक्टर है या कांस्टेंट है तो उसको हम 1 लिखते हैं। तो तुम लोग को ये लग रहा होगा कि 1 + 1 2 और फिर 2 का मैंने 1 कर दिया होगा, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि क्योंकि ये इफ एल्स है, या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना। तो अगर इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है तो इसीलिए यहां पे बिग O of 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट में से हमेशा कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहां पे इफ एल्स है तो उसका ये 1 यहां पे है, राइट। अब मुझे कमेंट सेक्शन में तुम बताओ कि और कौन से एल्गोरिदम्स हैं तुम्हारे सिलेबस में वगैरह जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम चाहते हो कि मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं तुम्हें इन द वीडियो फॉर्मेट। बट फिर भी अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिदम्स है जो एग्जाम में आते हैं, जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने कैलकुलेट की है और तुम इजीली समझ जाओगे। ठीक है, ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने आपके लिए सारे के सारे लेक्चर्स इस सब्जेक्ट के डाल के रखे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।